स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन में जहां एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में सैलाब से तबाही मची, उस प्रोजेक्ट की एक सुरंग में जिंदगियों को तलाशने का काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। कल रात भर सुरंग के अंदर जमा मलबा हटाने का काम चलता रहा। अभी भी इस पर काम जोर शोर से चल रहा है। इस बीच सुरंग के अंदर लोगों के जिंदा होने की कुछ उम्मीदें जगी हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि सुरंग के अंदर 2 गाड़ियां और एक जेसीबी मशीन फंसी हुई है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि शायद कुछ लोग उनके अंदर हो सकते हैं, उनके अंदर होंगे और उनके बचने की उम्मीद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम भी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंची। जोशीमठ से कुछ किलोमीटर आगे ही तपोवन है, जहां पर सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर भी आपको दे दें। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद मची तबाही को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एबीपी न्यूज पर एक बड़ी जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सैलाब में एनटीपीसी का तपोवन पावर प्रोजेक्ट बैराज की वजह से बच गया। उन्होंने कहा कि बैराज के कारण ही कई गांवों को नुकसान होने से बच गया, वरना सैलाब की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी। सर, आप खुद वहाँ पर जो है, जब चमोली में जहाँ गए घटना घटी है वहाँ पर पहुँचे थे, तो सर जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी है और कितना बड़ा नुकसान ये हुआ कैसे था, क्योंकि आपने पूरे इलाके का मुआयना भी किया है? हाँ, हम ऊपर जाकर के भी हेलीकॉप्टर से देखे क्या स्थिति है। अभी भी बहुत सारा स्नो, बहुत हेवी स्नो जमा है हिल्स पर। हुआ ऐसे कि 3-4 दिन का स्नोफॉल हुआ था वहाँ, तो बहुत हेवी स्नो जमा हुआ था ऊपर। और उसके बाद लगता है कि जो कोई डेलिकेट टिपिंग पॉइंट है वहाँ पर या तो कोई बड़ा बोल्डर या कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा, जिसके कारण कि पूरा ट्रिगर हुआ। स्नो स्लाइड, ह्यूज स्नो स्लाइड था, बहुत बड़ा। इतना बड़ा था कि पहला प्रोजेक्ट था उस पर 13.5 मेगावाट का एक ऋषिगंगा प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी का था, वो पूरा वॉश आउट हो गया। उसका कोई नामो निशान वो नहीं है, पूरा बैराज वैराज सब था। और वो आकर करके डाउन स्ट्रीम में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है तपोवन, काफ़ी एडवांस स्टेज में हो गया था। अब उसको हिट किया, लेकिन ये बैराज को थाम लिया। ये इतना स्ट्रांग मजबूत बना हुआ है कि उसको वो सस्टेन कर लिया, लेकिन दब गया जी पूरा। अब उसके एक्सकेवेशन के बाकी जो हाइड्रो मैकेनिकल वर्क्स वगैरह थे तो सब वॉश आउट हो गए। लेकिन ये बैराज था तो डाउन स्ट्रीम में जी गाँव जो बह जाते हैं वो सब बच गए। लेकिन अब बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, ये तो हम कहेंगे, एस्टिमेट करना कठिन है। अर्ली एस्टिमेट्स है कि 1500 करोड़, हमको लगता है कि उससे ज़्यादा ही जाएगा। इसको रिवाइव करने में कठिनाई बहुत, इसलिए कि सिल्ट इतना इकट्ठा। लेकिन मूल बात यह नहीं है। मूल बात है, ठीक है साहब, ये डैमेज हुआ तो हुआ। हम लोगों के जो वर्कर्स है, लाइफ लॉस्ट जी, जो वहाँ काम कर रहे थे, ये सबसे तकलीफ की बात है जी। लेकिन सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि ऊपर से किस तरीके से घटना घटी है, तो सर ऐसे में उस जगह पर मतलब ये आशंका तो हमेशा बनी रहेगी, तो क्या इस तरीके के प्रोजेक्ट जैसा एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पर इस्टेब्लिश करना सर सही रहेगा दोबारा के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि दोबारा करना है? हाँ बिल्कुल, सेफ होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक चीज़ आवश्यक है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यह प्रोजेक्ट से तो डाउन स्ट्रीम को भी बहुत फायदा हुआ। जी 2013 में टिहरी डैम था तो नहीं तो हरिद्वार को वॉश आउट किया था जी, तो और पावर तो जनरेट होता ही है। तो ये प्रोजेक्ट्स आवश्यक हमको लगते हैं और पूरे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बाद बनाए गए। 2 कमिटीज़ ने रिकमेंड किया कि बनना चाहिए, तब बनाए गए। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जी, ताकि हम वर्कर्स को विड्रॉ कर लें उस समय। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ की जनता के लिए आवश्यक है। तो हमने अपने लोगों से कहा है, अपने ऑफिसर से, कि जहाँ जहाँ हम हैं, और हम हर एक हिल स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और अरुणाचल में, तो वहाँ पर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करें ग्लेशियर्स वगैरह के पास, ताकि एवलांसेस की हम लोग को अर्ली वार्निंग हो जाए, ताकि डाउन स्ट्रीम में हम लोगों को बचा सकें। देखिए, ग्लेशियर टूटने के बाद जो सैलाब आया, उससे तपोवन से 5 किलोमीटर ऊपर रैणी गांव में भी भारी तबाही मची और यही वो जगह है जहां ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। वहां भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। संवाददाता वरुण जैन ने मौके से ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से तबाही मची वहां पर। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मृतकों की संख्या
और बढ़ रही है। आपको मैं दिखा दूं, इस वक्त हम उसी छोर पर खड़े हैं रैनी गांव के, जहां पर सामने से पहाड़ से जो ग्लेशियर था वो नीचे गिरा और उसके बाद खौली गंगा के अंदर समा गया और इस खौली गंगा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। ठीक उसी जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की जो टीम है वो पहुंची है मलबा हटाने के लिए। और उस मलबे में काम करते वक्त जो मृतक है उनकी डेड बॉडीज मिली। आप देख सकते हैं जो डेड बॉडीज है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तीनों डेड बॉडीज जो मेल है वो बताई जा रही है। आपको दिखाएं, वहीं पर जो ग्लेशियर फटने के बाद आगे गिरा था, धौली गंगा में समाया और उसके बाद ठीक उस जगह पर जो पुल है वो नेस्तनाबूद हो गया। और जो सामने उस तरफ जो ये गांव है, रैनी गांव का वो जो हिस्सा है और उसके ऊपर के जितने भी गांव हैं उनका संपर्क पूरी तरीके से कट गया। और उसी संपर्क को दोबारा स्थापित करने के लिए जो टीम है आईटीबीपी की वो यहाँ पर पहुंची। ये देखिए जो एसडीआरएफ का जो डॉग स्क्वाड है वो भी साथ में है, एक्सपर्ट्स की टीम है वो साथ में मौजूद है कि अगर कोई और यहाँ पर फंसा हो तो उसको भी रेस्क्यू कराया जा सके। फिलहाल अब कोशिश ये है प्रशासन की कि जल्द से जल्द जो ये हाईवे यहाँ पे खत्म हो जाता है, इस पोर्शन को जल्द से जल्द क्लीन किया जा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, रैनी गांव, उत्तराखंड। देखिए, लगातार हर अपडेट उत्तराखंड से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चलाया जा रहा है और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, अब तक 29 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बाकी लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। सुरंग के अंदर से भी कोशिश यही है, जो लंबी सुरंग है, 2.5 किलोमीटर के करीब लंबी सुरंग है, उसके अंदर से जल्द मलबे को बाहर निकाला जाए। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, अंदर एक जेसीबी मशीन और एक गाड़ी भी फंसी हुई है और उम्मीद यही है कि कुछ लोग उनमें हो सकते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक अब तक 29 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।